नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे हमारे भारत के राष्ट्रपतियों की श्रृंखला की, और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं भारत के 10वें निर्वाचित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब के बारे में। तो चलिए पहले मेरे विद्यार्थियों, इस टॉपिक पर शुरू करने से पहले हमारे जो भी नए विद्यार्थी हैं तो उनसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, साथ में यदि हमारा जो कंटेंट है, अध्ययन सामग्री है, यदि वो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कक्षा का कार्यक्रम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे बात कर रहा था, आज हम बात करेंगे देश के 10वें निर्वाचित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन साहब के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम देश के 9 निर्वाचित राष्ट्रपति और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपतियों की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो हम बात करें के.आर. नारायणन साहब के बारे में, तो मैं आपको दोस्तों पहले ही यहाँ पर एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बता देता हूँ। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो विदेश सेवा से आए थे, अर्थात ये प्रशासनिक सेवा में थे इससे पहले, जो कि भारतीय विदेश सेवा से जुड़े हुए थे। इसके बाद में इन्होंने भारतीय राजनीति में कदम रखा और इन्होंने कैबिनेट मंत्री वगैरह के रूप में भी काम किया। इसके पश्चात ये उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए और फिर ये राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए। यानी कि इनकी भी जो कार्यकाल है उसके दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखने योग्य हैं। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति भी के.आर. नारायणन साहब ही थे। तो इन सभी जो तथ्य मैंने आपको बताए उनको क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक फॉर्मेट से, एग्जाम की दृष्टि से हम बात करें टू द पॉइंट, इनका संकलन करते हुए शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी औपचारिकता के आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग है, प्रिय विद्यार्थियों, के.आर. नारायणन। अब हम बात करें इनका पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम था दोस्तों कोचेरी रामन नारायणन। पहली बात तो ये। अगली बात, देश के कौन से निर्वाचित राष्ट्रपति थे? देश के 10वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। एग्जामिनर हमसे अगला सवाल पूछता है कि इनका कार्यकाल कितना था। तो हम बात करें कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002। इसके बाद में इनके संबंध की बात की जाती है कि इनका संबंध कहाँ से था। तो मैं बता दूं, उजहवूर त्रावणकोर, केरल। ठीक है, यानी कि वर्तमान में केरल राज्य के अंदर त्रावणकोर एक जिला है जिसका एक उजहूर करके गांव है, और इस गांव से ये संबंधित थे। इनका जन्म यहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि केरल राज्य से बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, यहां तक तो सिर्फ हम बात करें इनका जो बेसिक जीवन परिचय है, जो बेसिक सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। यानी कि ये 4 चीजें किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहला, पूरा नाम। दूसरा, देश के 10वें निर्वाचित राष्ट्रपति। तीसरा, कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002। और मेरे प्रिय विद्यार्थी जो मेरी इससे पिछली कक्षाएं ले चुके हैं उनको अच्छे से याद होगा कि यहां पर सिर्फ अब हम वर्तमान में ये सन चेंज कर रहे हैं और डेट 25 जुलाई ही चली आ रही है। तो जो मेरे नए विद्यार्थी हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों,
आपसे निवेदन है कि जिन्होंने अभी हमारी पुरानी कक्षाएं नहीं ली हैं वो एक बार पुरानी कक्षाएं अवश्य लें, जिससे आपके सभी कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। भारतीय संविधान बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप तक हम जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहां पर ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे हम बात करें। अब देखो, इनका जो प्रारंभिक शिक्षा होगी, ग्रेजुएशन हो गई, इसके बाद में इन्होंने किन पदों पर कार्य किया उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले 1993 में त्रावणकोर में ही व्याख्याता के पद पर कार्य किया, यानी कि प्रोफेसर रहे। इसके बाद में दोस्तों 1944 से लेकर 1945 लगभग 2 साल पत्रकार रहे। पत्रकार के रूप में काम किया। कहां किया? द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार के रूप में कार्य किया। ठीक है। इसके बाद में मेरे प्रिय विद्यार्थियों 1949 में भारतीय विदेश सेवा से जुड़ गए। हालांकि और भी अन्य पदों पर इस दौरान काम किया था, लेकिन हमारे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय विदेश सेवा से जुड़ गए, आप ऐसा बोल सकते हैं, या भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए। ठीक है। देखो, ये तीनों चीजें इसलिए हैं। प्रारंभिक सबसे पहले इन्होंने टीचर के रूप में काम किया है, क्योंकि आपको पता है हमारे बहुत सारे जो राष्ट्रपति हैं उनमें कुछ जो हैं जिन्होंने व्याख्याता के रूप में, टीचर के रूप में काम किया। दूसरी चीज, दोनों ही वर्तमान में पॉपुलर न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ऐसा एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि अक्सर ये जो हैं पेपर्स अपनी हम कहते हैं अपना जो पत्राचार है, इसके अंदर जो मैटर पेपर के अंदर जो आता है, खबरें जो आती हैं, उन खबरों के कारण अधिकांश द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया चर्चा में रहते हैं। इनके द्वारा जो कार्टून बनाए जाते हैं उनकी वजह से आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वो सीधा सा पूछ लेगा कि द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार के रूप में कार्य करने वाले राष्ट्रपति कौन से थे? के.आर. नारायणन। भारतीय विदेश सेवा से संबंधित राष्ट्रपति कौन से थे? के.आर. नारायणन। ठीक है। अब देखो दोस्तों, 1949 के बाद में हम सीधा भारतीय राजनीति का रुख कर लेते हैं कि ये इससे पहले 1979 से 1980 में मैं आपको बता दूं, यहां पर ये कुलपति बने। और कुलपति कहां के बने? कुलपति बने जवाहरलाल विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। ये आपको पता ही है, नई दिल्ली में है। इसके बाद में मेरे प्रिय विद्यार्थियों 3 बार लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। अब मैं आपके सामने एक साथ बात करूं 1984, 1989 और 1991। 3 बार ये लोकसभा के चुनाव हुए और 3 बार लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। देखो दोस्तों, इसके बाद में हम जैसे आगे बात करेंगे 1985 में, 1986 में, 1987 में, यहाँ पर लगातार हम बात करें, उन्होंने योजना मंत्री के रूप में कार्य किया, फिर उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में काम किया, फिर ये जो हैं केंद्रीय औद्योगिक संगठन वैज्ञानिक जो है उसके उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इसके बाद हम बात करें आगे तो इन्होंने 19 अगस्त 1992 में भारत के
जो हम कहें 9वें निर्वाचित उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, इसके बाद में हम आगे इनके बारे में बात करते हैं। तो त्यागपत्र देने वाले पद से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले ये चौथे व्यक्ति बने। बहुत सारे फैक्ट्स इसके सामने अभी हमारे दोस्तों बाकी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर देश के 10वें निर्वाचित राष्ट्रपति बने, प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। अनेक प्रावधानों के ऊपर अभी हमें चर्चा करना बाकी है जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों आप बने रहिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जमानत राशि में प्रावधान भी इनके निर्वाचन से किया गया था, और जो आपने अनुमोदक और प्रस्तावक सुने हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उनमें भी बदलाव इनके ही निर्वाचन से किया गया है। तो बहुत सारे सवाल अभी हैं और उनके जवाब भी बाकी हैं, तो बने रहिए। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे का जो टू द पॉइंट्स अध्ययन सामग्री आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसको भी इस श्याम पट पर उकेर सकूं। ठीक है, हालांकि ये तो व्हाइट बोर्ड है, श्याम पट काला होता है। चलिए तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आगे यहां से जो सवाल बनते हैं उसमें मैं आपको बता दूं, के.आर. नारायणन साहब ने सबसे पहले योजना मंत्री के रूप में काम किया, विदेश मंत्री के रूप में काम किया, और फिर हम यदि बात करें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो 3 महत्वपूर्ण पदों पर ये सरकार में रहे, तो इनको भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के रूप में। देखिए 1985 में योजना मंत्री, जब ये योजना मंत्री थे उसी समय इनको 1985-1986 में क्या बनाया गया, विदेश मंत्री। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों 1986 से लेकर 1989 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आगे हम बात करते हैं देश के 9वें निर्वाचित उपराष्ट्रपति बने, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं देश के 9वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, अब जब देश के 9वें उपराष्ट्रपति बन गए तो देखो दोस्तों, जब ये राष्ट्रपति बनने जा रहे थे तो ये उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर थे। ठीक है, और बने कब, देखिए डेट लिख लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा नहीं लिखवाया, उसको भी आप लिख लीजिए, अगस्त 1997। ठीक है, यानी कि देश के 9वें निर्वाचित उपराष्ट्रपति बने अगस्त 1997 में, सॉरी 92 1992 है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ। 1997 में ये राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे।
तो अगस्त 1992 में ये देश की 9वें निर्वाचित उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो इन्होंने क्या हुआ कि जैसे ही ये राष्ट्रपति पद पर विजय हो गए, राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, यानी कि इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दिया, अर्थात इन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। और इससे पहले ऐसा 3 राष्ट्रपति हम कहें कर चुके हैं। तो उन सभी के बारे में वीवी गिरी साहब कर चुके, ठीक है। उसके बाद ये श्रृंखला जारी ही रही। पिछले हमारे शंकर दयाल शर्मा साहब, उनसे पहले हमने बात की कि आर नारायणन साहब। तो 3 तो ये हो गए, और चौथे कौन हो गए? सॉरी, आर वेंकटरमण साहब, और चौथे कौन हो गए? के आर नारायणन साहब। देखो, सबसे पहले वीवी गिरी, फिर हम बात करें वेंकटरमण साहब, फिर शंकर दयाल शर्मा साहब, और फिर के आर नारायणन साहब। 4 नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए, ऐसा भी आप कह सकते हैं, या राष्ट्रपति बनने पर उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देने वाले, तो भी ये 4 ही हैं। एक तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए हम यहां लिख लेते हैं राष्ट्रपति के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अभ्यर्थी बनने पर, थोड़ा इस तरीके से लिख लो, इसको अच्छा लगेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अभ्यर्थी बनने पर उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देने वाले कौन से व्यक्ति हैं दोस्तों? मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था, चौथे व्यक्ति। कौन से व्यक्ति हैं? चौथे व्यक्ति। नाम बताइए वो कौन कौन से थे? भी मैंने आपको पहला बताया वीवी गिरी, इसके बाद में मैंने आपको बताया आर वेंकटरमण, और अगले थे हमारे शंकर दयाल शर्मा साहब, जो हमारे पिछले राष्ट्रपति थे, यानी कि 9वें निर्वाचित राष्ट्रपति। ये हम बात करें 8वें निर्वाचित राष्ट्रपति, हम इनकी बात करें वीवी गिरी साहब की, तो ये भी आपके कौन से निर्वाचित राष्ट्रपति थे? देश के चौथे निर्वाचित राष्ट्रपति, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन साहब निर्वाचित राष्ट्रपति बन चुके थे। अब हम बात करें चौथे, तो आपके सामने आज जिनकी हम बात कर रहे हैं, हमारे के आर नारायणन साहब। यानी कि अब तक कितने राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया? तो आपके सामने वो 4 हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए गए, राष्ट्रपति विजेता हो गए और राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। या ये 4 उपराष्ट्रपति अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पद पर कार्यकाल पूरा नहीं किया उपराष्ट्रपति के रूप में। तो क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देखिए, छोटे छोटे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि सर ये सारा सामग्री याद रखना, पढ़ना जरूरी है क्या? देखो दोस्तों, याद रखना नहीं रखना एक अलग बात है, याद होना नहीं होना भी एक अलग बात है। लेकिन किसी भी चैप्टर को जो हमारे सिलेबस में है उसे पूरा पढ़ना आवश्यक है। हमारे जो सिलेबस में जो चीज़ें होती है, विषय वस्तु होता है, उसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए और आपने अगर वो विषय सामग्री पढ़ रखी है तो तुरंत वो आपके दिमाग में क्लिक होगा कि हाँ, मैंने ये पढ़ा है और ये सही है, ये गलत है।
अन्यथा आप कई बार 4 ऑप्शंस में उलझकर अपना सवाल गलत कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। आपने कहावत तो सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लगातार क्रम से जारी है, थोड़ा 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 करके हम पूरा याद कर लेंगे। यदि आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आपको लाइफ टाइम 2 से 3 बार पढ़ने पर यह याद रह जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं टू द पॉइंट ईयर वाइज लिखाता हूँ, जिससे बच्चे के दिमाग में आसानी से वो चीज़ें याद रह जाएगी और क्रम जहाँ भी टूटेगा उसको क्लिक होगा कि मैं यहाँ पे एक सन भूल गया, तुरंत प्रभाव से वो रजिस्टर खोल के देखेगा और सारा रिवीजन जस्ट 30 से 40 सेकंड में उसके दिमाग के सामने से सभी विषय वस्तु एक बार पुनः रिवाइज हो जाएगी। देखिएगा, ये लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वास्तविक अनुभव है, आपको भी मजा आएगा। चलिए तो फटाफट से पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ उपराष्ट्रपति तक बात की है, अभी तो हमें राष्ट्रपति से संबंधित तथ्यों की बात करनी है। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी कीजिए। उम्मीद करता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जिन्होंने नहीं लिया है वो वीडियो को पॉज करके अच्छे से ले लें। साथ ही में आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन्हें अपने नोट्स के रूप में नोटबुक में ज़रूर लिखें, नहीं तो पढ़ाया हुआ किसी भी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि आप इसका रिवीजन अवश्य करें। आप चाहें तो वीडियो को दोबारा प्ले करके कर सकते हैं, या आप चाहें तो जो भी अध्ययन सामग्री आपको पढ़ाई जा रही है उसको कॉपी पेन में लिख सकते हैं। मेरा मानना यह है कि वीडियो आप कितनी भी बार देखें कोई दिक्कत नहीं है, जितना देखेंगे उतना आपको रिवीजन होगा इस कक्षा का। लेकिन यदि आप कॉपी पेन के माध्यम से जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में यदि आप लिखते हैं तो आपको काफ़ी लंबे समय तक ये जो पॉलिटी है याद रहने वाली है। यानी कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक पॉलिटी आपके दिमाग से नहीं जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे अगले हमारे 10वें निर्वाचित राष्ट्रपति KR नारायणन साहब। तो देखिए 1997 में, अब 25 जुलाई 1997, अपन ने कार्यकाल लिख लिया, मैं सीधा लिख रहा हूं। 1997 में देश के 10वें निर्वाचित राष्ट्रपति बने। पहली बात तो ये। नंबर 2 बात, राष्ट्रपति पद के लिए ग्यारहवां निर्वाचन था। ठीक है, क्योंकि पहले 2 निर्वाचन पहले ही राष्ट्रपति के लिए संपन्न हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के लिए पहला राष्ट्रपति का निर्वाचन 1952 में और दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचन 1957 में। आप सभी को पता है 1962 तक हम बात करें, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। तो पहला निर्वाचन भी उनके लिए था और दूसरा निर्वाचन भी। जो दूसरे राष्ट्रपति आए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो उनके लिए राष्ट्रपति पद पर कौन सा निर्वाचन था? तीसरा। तो दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, चौथे के लिए पांचवा, पांचवें के लिए छठा, छठवें राष्ट्रपति के लिए सातवां, सातवें राष्ट्रपति के लिए आठवां, आठवें राष्ट्रपति के लिए नौवां, नौवें राष्ट्रपति के लिए 10वां और 10वें राष्ट्रपति के लिए 11वां निर्वाचन। आपके सामने बिल्कुल फिक्स है, घबराना नहीं है। जो जितने नंबर के निर्वाचित राष्ट्रपति होंगे उससे एक आगे उसका निर्वाचन होगा। एग्जाम में बहुत सी बार यह सवाल पूछा गया है और पूछा जाता रहता है। चलिए, अब यहां तक तो आपको सबको पता है कि 10वें निर्वाचित राष्ट्रपति पुराने जो विद्यार्थी हैं उनको पता है, और 11वां राष्ट्रपति का निर्वाचन था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो मैं पहली बात तो यहां बता दूं, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति,
देखो दोस्तों, यहाँ से जितने भी मैं पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ, आप ये मान के चलिए कि ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक एक लाइन जो लिखूंगा वो आपके एग्जाम में एक एक प्रश्न है। इससे पहले आपको याद हुआ तो अच्छी बात है। आपको सिर्फ पहली 4 बातें याद करनी है। कौन से निर्वाचित थे, कार्यकाल कितना था, संबंध कहाँ से है, पूरा नाम क्या है। इससे और उसके बाद की और इससे पहले की जो डिटेल है यदि वो आप याद करें तो अच्छी बात है, और ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन यदि आपने इन पॉइंट्स को याद नहीं किया, इनका रिवीजन नहीं किया, तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, जितने भी एग्जाम्स की यदि हम बात करें तो उनमें सीधा ही पूछता है, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन से हैं, देश के 10वें निर्वाचित राष्ट्रपति कौन से थे, राष्ट्रपति पद के लिए 11वां निर्वाचन जो लड़ा गया उसमें कौन अभ्यर्थी थे। अभ्यर्थी मतलब जिसने चुनाव लड़ा, KR नारायणन साहब, क्योंकि ये निर्वाचित भी तो हुए थे भाई, और जो जीतेगा वो तो अभ्यर्थी होगा ही होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में सबसे कम अंतराल से जीतने वाले प्रथम वरीयता के राष्ट्रपति, यानी कि जो निर्वाचन में प्रथम वरीयता होती है उसमें सबसे कम मतों के अंतराल से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं। तो चलो इसको हम लिख ही लेते हैं। प्रथम वरीयता में सबसे कम मतों के अंतराल से जीतने वाले राष्ट्रपति। अब कुछ लोगों को ये समस्या हो रही होगी, सबसे कम मत कैसे। देखो, डिफरेंसेस काफ़ी कम था, यानी कि इनके और जो हम हैं, जो दूसरे राष्ट्रपति थे उनके बीच में जो सबसे कम नहीं, सर्वाधिक है दोस्तों, सबसे अधिक। माफ़ कीजिएगा, मैं भी यही बात कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि सबसे कम हमारी जो पुरानी कक्षाएं हैं उनमें मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं कि सबसे कम मतों के अंतराल से, और आज हम बात कर रहे हैं सबसे अधिक मतों के अंतराल से, यानी कि सबसे अधिक मतों के अंतराल से जीतने वाले राष्ट्रपति का जब भी नाम आएगा तब आपको याद रखना है KR नारायणन साहब। ठीक है, तो ये जो मतों का अंतर है, यदि मैं बात करूं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब दो व्यक्तियों के संबंध में वोट पड़ते हैं, तो मान लो किसी एक व्यक्ति को 100 वोट पड़े, तो किसी एक व्यक्ति को तो 100 में से 10 वोट मिले और दूसरे व्यक्ति को 90 वोट मिल गए, तो ये मतों का अंतर कितना हो गया, केवल 10 रह गया। ठीक है, कुछ राष्ट्रपतियों के मध्य में बराबर का हो जाता है, लगभग किसी को 51% मिलते हैं और किसी को 48% मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डायग्राम है, यदि मैं बात करूं तो सबसे कम अंतराल यहां पर विद्यमान है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करने वाला हूं, और यहां से सवाल बनना ही बनना है। किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ से 2021 में, 2020 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें आपको यहाँ से सवाल देखने को प्रबल संभावना है और 100% इसके आसार हैं। इसका कारण है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का यूनियन टेरिटरी बनना, जम्मू कश्मीर राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील होना। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं, पहली बार किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुडुचेरी जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, वहां की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने पहली बार किसी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था। यानी कि 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह प्रावधान किया अवश्य था, लेकिन 1992 में शंकर दयाल शर्मा साहब के निर्वाचन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, क्योंकि यह प्रावधान 1995 में भारतीय संविधान में सम्मिलित किया था। इसी के कारण यदि हम बात करें तो 1997 में जो KR नारायणन साहब के राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, इसी निर्वाचन में दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के
निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था पहली बार। समझ गए? यानी कि जो हम कहें राष्ट्रपति पद के लिए 11वें निर्वाचन में पहली बार दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया। इसी राष्ट्रपति के निर्वाचन से, यानी कि 11वें जो निर्वाचन था, इसी से जो अनुमोदक हैं उनकी संख्या में वृद्धि की गई, जो प्रस्तावक हैं उनकी संख्या में वृद्धि की गई। जो आज आप 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक पढ़ते हैं, वो 1997 से ही इनमें वृद्धि की गई थी। यानी कि राष्ट्रपति के 11वें निर्वाचन से ही इनकी संख्या में वृद्धि की गई थी। आप जो जमानत राशि 15,000 रुपये आज वर्तमान में पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये साहब कहाँ जमा होती है? आरबीआई में जमा होती है। यानी कि वैध मतों का 1/6% यदि प्राप्त नहीं हुआ तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ये हम जब राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो उस समय ये प्रावधान पढ़ते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक और साथ ही में 15,000 की जमानत राशि का प्रावधान 1997 से किया था। तो अगला सवाल हमारे मन में उत्पन्न होता है कि इससे पहले क्या था? पहले 10 अनुमोदक 10 प्रस्तावक की आवश्यकता थी, 10 अनुमोदकों की, और जमानत राशि केवल 2500 रुपये थी। उसको भी अभी हम लिखेंगे। तो ये सभी कंसेप्ट, ये जो सवाल हैं, ये आपके क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब सवाल बनाता है तो ये काफ़ी ऑथेंटिक सवाल हैं और ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लगातार निरंतर आज भी जारी है। राजस्थान के भी कुछ एग्जाम्स में ये सवाल आ चुके हैं और अब बाकी एग्जाम्स में आना बाकी है। तो आप तैयार रहिए, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, यदि आपने ये लिख लिया हो, नोट कर लिया हो, तो मैं आगे आपको कंटिन्यू करवाता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। राष्ट्रपति के 11वें निर्वाचन में पहली बार दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया। देखो दोस्तों, यहां पर आपको याद रखना है, दिल्ली और पुदुचेरी जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, केवल उनमें से केवल इन 2 राज्यों में ही विधानसभा विद्यमान थी। वर्तमान में 2 संघ शासित प्रदेशों में ही विधानसभा विद्यमान थी। यानी कि हमारे यहाँ पे जो उस समय जितने भी संघ शासित प्रदेश थे, उसमें से केवल कितने में थी? 2 में। आज कितने में है? आज 3 में। क्योंकि जैसे ही हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य में भी विधानसभा का जम्मू कश्मीर जो वर्तमान में संघ शासित प्रदेश बन गया है, वहां पर भी हम बात करें तो विधानसभा का प्रावधान है। ठीक है। हालांकि 17वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इन 2 को ही अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है। क्योंकि आपसे मैं अभी आपको यहां पढ़ा रहा हूं, आपसे एग्जामिनर इस तरीके सवाल पूछ लेगा, निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। लद्दाख में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये जो सवालों की प्रकृति है ही कुछ ऐसी। यदि आप सवाल की लैंग्वेज समझते हैं तो सवाल का आंसर सही होगा, और सवाल की लैंग्वेज आप नहीं समझ पाए तो पॉलिटी में उत्तर देना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए संविधान को विस्तृत रूप से पढ़ना आवश्यक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब आगे हम बात करें तो जमानत राशि का प्रावधान हम यहां पे पढ़ लेते हैं। देखिए, उन्नीस सौ 97 से 2500 रुपये जमानत राशि बढ़ाकर
15,000 रुपए की। कितने की? 15,000 रुपए की। इसके बाद में दोस्तों आपके प्रस्तावक और अनुमोदक, हम बात करें 10 प्रस्तावकों की संख्या बढ़ाकर कितने की? 50। 10 अनुमोदकों की संख्या बढ़ाकर कितने की? 50। अब यहां से सवाल यह पूछा जा सकता है कि 1997 से, या आपसे पूछेगा 1997 में जमानत राशि थी कितनी थी? 15,000। 1997 में प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50। 1997 से पूर्व जमानत राशि कितनी थी? 2500 रुपए। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों की संख्या 10, अनुमोदकों की संख्या 10। क्लियर हो गया? यानी कि 1997 जो वर्ष है ये विभाजन वाला वर्ष आप इसको कह सकते हैं कि ये निर्धारित करता है कि 15,000 जमानत राशि, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक 1997 में किए। तो 1997 से पूर्व कितनी थी? 2500 रुपए, 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये काफी सारे कंसेप्ट थे जो हमारे एग्जाम में, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से सबसे पहला सवाल बनता है देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति। अभी हम जब दूसरे दलित राष्ट्रपति की बात करेंगे तो हमारे रामनाथ कोविंद साहब वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो देश के दूसरे दलित राष्ट्रपतियों की श्रेणी में आते हैं। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारे प्रावधान है, क्योंकि निरंतर जारी रहेगा। KR नारायणन साहब के बारे में बाद में हम अब्दुल कलाम साहब की बात करेंगे। इसके बाद में जो राष्ट्रपति हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी पाटिल साहब, उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में आगे हम बात करें प्रणब मुखर्जी साहब, उनके बारे में बात करेंगे, और फिर हमारे रामनाथ कोविंद साहब। तो ये श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी रामनाथ कोविंद साहब तक। ठीक है, तो अभी तो वर्तमान में तो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा नहीं, क्योंकि आप सभी को ये बात अच्छे से ज्ञात है कि 2022 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। तो तब तक के लिए तो हमारे रामनाथ कोविंद साहब हैं, और हम सभी के एग्ज़ाम्स तब तक उम्मीद करता हूं आप सभी के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उन सभी से निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों, ये ज़रूरी है, क्योंकि यही तो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं, जो भी हमारी कक्षाएं अपलोड करते हैं, उनके नोटिफिकेशन की जानकारी तुरंत प्रभाव से आपको मिल सके। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों की शिकायत आती है कि सर आपके नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। तो इसका कारण यह है दोस्तों, आपने जो बेल आइकन, वर्तमान में बेल आइकन में 3 ऑप्शन आते हैं। तो सबसे ऊपर का जो ऑप्शन होता है ऑल, तो आप उसे क्लिक करें, जिससे जब भी हमारा जो कक्षाएं अपलोड होंगी आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन, या हमारी जो भी लाइव कक्षाएं होंगी तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आप सभी हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, और यदि आपको अध्ययन सामग्री काफ़ी पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही अधिक अच्छा कंटेंट और अधिक अध्ययन सामग्री आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अभी तो सिर्फ हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। यदि आपका सभी का सहयोग रहा तो आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, सभी जो बाकी विषय बचे हुए हैं जीके से संबंधित, उनके संबंध में और भी अच्छी अध्ययन सामग्री आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होगा कि सवाल कैसा भी हो आप घबराएंगे नहीं और उसका उत्तर देने में सक्षम होंगे, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने पूरी चीज़ें कंसेप्ट से पढ़ रखी हैं वो कभी पीछे नहीं हटता है। घबराहट उसे ही होती है जिसने केवल रट्टा मारा है। समझ रहे हैं? यानी कि कुछ चीज़ें पढ़ ली ऊपर ऊपर से, जैसे कहते हैं मलाई खाना। मलाई खाना अच्छी बात है, मलाई खानी चाहिए रिवीजन के टाइम पर, यानी कि आपने एक बार आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट पढ़ना पड़ेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए, आपका अधिक समय नहीं लेते हुए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो भी मैंने बातें आपको बताई आप उन्हें फॉलो कीजिएगा। एक बार पुनः नए राष्ट्रपति के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय विद्यार्थियों।